जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बिहार के भौगोलिक संरचना से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य को देखा था। इस वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य और बिहार के जलवायु और मिट्टियों के बारे में देखेंगे। तो हम लोग अपने क्लास पे चलते हैं। इससे पहले एक जानकारी आपको ज़रूरी है, कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार का भूखंड जो है, इसका जो निर्माण है वो कल्पों के चतुर्थ कल्प कैम्ब्रियन युग के सेल समूहों के योगदान से बना है, जिसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कैम्ब्रियन युग के पत्थरों के अपरदन घर्षण से हमारे बिहार की मिट्टियों का निर्माण हुआ है। इसमें आज हम बिहार के विभाजन के क्रम में हम लोग देखने वाले हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में किस प्रकार से हम लोग इसको विभाजित करके पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर बिहार के एक आपको उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक का पर्वतीय भाग पाया जाता है, जो आपको मुख्यतः पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में पाया जाएगा, जिसका विस्तार लगभग 932 किलोमीटर के आसपास का है, जिसमें आपको इसके भी 3 उप विभाजन हैं: रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी। रामनगर दून जो छोटे छोटे पहाड़ियों से मिलकर के लगभग 200 से 250 वर्ग किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी इसके जो सर्वोच्च चोटी है वो 874 मीटर के क्षेत्र 874 मीटर के ऊपर फैला हुआ है। और तीसरा हुआ दून घाटी, जो रामनगर दून और सोमेश्वर पहाड़ी के बीच में पाया जाता है। इस दून घाटी के मध्य एक नदी बहती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। ये आपको हरहा नदी है यहाँ। तो हरहा नदी जो बहती है वो एक सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून के बीच मध्य बहती है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमारा बन सकता है। दूसरा जो भाग है वो गंगा का मैदानी भाग है। ये लगभग 95% एरिया में, बिहार के 95% क्षेत्र में फैला हुआ है। टोटल क्षेत्रफल का 45,000 किलोमीटर में, मतलब बिहार के टोटल क्षेत्रफल में 45,000 किलोमीटर में गंगा का मैदानी क्षेत्र है। बिहार के भूखंड का लगभग आधा भाग आप कह सकते हैं। और इसी गंगा का मैदानी क्षेत्र दूसरा जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों के मध्य फैला हुआ है, ये आपको लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है, जिसको हम बिहार के लगभग आधा भाग बोल सकते हैं। यहाँ जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है, जहाँ घाघरा, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक तथा कोसी नदी बहती है, इसमें गंगा के मैदानी क्षेत्र का विस्तार सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ की सारी नदियाँ गंगा की ही सहायक नदियाँ हैं और जो आकर के मध्य में गंगा के साथ मिल जाती हैं। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि जो उत्तर बिहार में है वहाँ गंगा का मैदानी क्षेत्र का विस्तार थोड़ा अधिक पाया जाता है। दक्षिण बिहार में एक टाल मिट्टी पाई जाती है। टाल मिट्टी गंगा का ही मैदानी क्षेत्र है, जो बाढ़ से भागलपुर तक का एक चौड़ी पट्टी, आप बोल सकते हैं कि एक चौड़ी 6 से 7 किलोमीटर का पट्टी है, उसी के गंगा के आसपास के क्षेत्र का, उसे हम टाल मिट्टी बोलते हैं। इसमें हम ज़्यादातर रबी फसल ही उगा सकते हैं, क्योंकि जब खरीफ फसल के समय इसमें पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। टाल मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और इसलिए दलहन की खेती के लिए आपको सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और पटना आपको दलहन क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन देता भी है। यहाँ आप इस मैप के अनुसार से देख सकते हैं कि लगभग उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान आपको 95% भाग जो है वो गंगा के मैदान का ही क्षेत्र है,
और यहाँ शिवालिक क्षेत्र है जहाँ पे आपको रामनगर, दून, सोमेश्वर की पहाड़ी और दून घाटी तीनों पाए जाएंगे। और ये तराई क्षेत्र है जो नेपाल से सटे पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक आपको मिलेगा। पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक इस तराई क्षेत्र है जो नेपाल से सीमा साझा करता है। और नीचे के क्षेत्र में आप गया औरंगाबाद के क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ आपको पहाड़ी क्षेत्र मिलेंगे और इस पहाड़ी क्षेत्र में खनिज संपदा की भी सर्वाधिक पाया जाता है बिहार में। और इस पे हम लोग एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, बिहार के स्पेशल खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ मिलते हैं तो इसके लिए भी। तो इस जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ आपको बहुत सर्वाधिक खनिज प्राप्त होते हैं और ये पहाड़ी क्षेत्र है तो लगभग आपको बिहार के सारे खनिज यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको एक चीज़ आपको याद होगा कि सब बिहार में आयरन पायराइट की बहुत मात्रा है जिसमें रोहतास सर्वाधिक आयरन पायराइट वहीं से मिलता है। बिहार की मिट्टियों के बारे में अब पढ़ते हैं। बिहार के सबसे पहले मिट्टियों का जो निर्माण होता है ये सामान्यतः चट्टानों के टूटने फूटने और इसके अपर्दन वगैरह मतलब अपर्दन उसके नदियों के परिक्षेपण से हमारे मिट्टियों का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण एक जलवायु के विभिन्न कारकों के कारण होता है जिसमें आपको जल का वर्षा हो गया मतलब बारिश हो गया, तापमान हो गया और मौसम में जो आर्द्रता होती है जिसके कारण पहाड़ों में दरार वगैरह आता है और इसके कारण भी आपको मिट्टियों का निर्माण देखने को मिलेगा। बिहार में जो मिट्टियों का निर्माण हुआ, बिहार में मुख्यतः 7 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसको हम एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक बनता ही है। तो यहाँ हम देखेंगे भांगर या नवीन जलोढ़ मिट्टियों के बारे में, जिसमें आपको 2 प्रकार के मिलते हैं। एक होती हैं पुरानी जलोढ़, एक होती है नवीन जलोढ़, जिसमें पुरानी जलोढ़ भी उपजाऊ होती हैं और नवीन जलोढ़ सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं। जहाँ पुरानी जलोढ़ में बहुत पानी जो होती है वो काफ़ी समय के बाद उस पे मिलती हैं, जो एक नवीन जलोढ़ ही बाद में पुरानी जलोढ़ का निर्माण करती हैं। और नवीन जलोढ़ वो मिट्टियाँ होती हैं जहाँ हमेशा आपको पानी नदी के पानी और नदी का जो परिक्षेपण होता है वो आपको हमेशा वहाँ मिलता है। इसलिए नवीन जलोढ़ जो होती हैं वो सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं और इसका विस्तार आपको पूर्णिया कटिहार के क्षेत्र के आसपास मिलेगा। पुरानी जलोढ़ होती हैं उनका आपको बिहार में विस्तार चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्र के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। आप पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ में थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों में धान, गेहूँ, मक्का और दलहन की खेती बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होती हैं। ये इसके लिए बहुत उपजाऊ पाई जाती हैं। लेकिन नवीन जलोढ़ की एक खास होती है कि यहाँ जूट का उत्पादन बहुत ही अच्छा तरीके से होता है क्योंकि यहाँ पे वर्षों भर पानी का मात्रा मिलते रहता है। तो एक चीज़ आपको नवीन जलोढ़ से इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो भी खेती है वो नवीन और पुरानी जलोढ़ में आपको सामान्यतः सेम मिलेंगी। केवल आप नवीन जलोढ़ में आप जूट और पटसन को याद कर सकते हैं, बाकी दोनों में सेम होती हैं। अगला हो गया आपको पर्वतपदीय मिट्टी जो उत्तर पश्चिम भाग, इसका मतलब हो गया आपको पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में आपको मिलता है, जहाँ पे आपको पत्थर पर्वतीय मिट्टी है तो वहाँ पे आपको पत्थर और कंकड़ मिलना सामान्य बात है। और वहाँ मिट्टियों का उपजाऊ बहुत ही कम होगा क्योंकि पत्थर और कंकड़ जिस मिट्टी में रहते हैं उस मिट्टी के उपजाऊ नहीं हो पाती है वो मिट्टी। तो यहाँ पे मिट्टियाँ उपजाऊ नहीं होती हैं और ये आपको पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र के आसपास पाई जाती हैं। तराई मिट्टी नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जो चंपारण से किशनगंज के
क्षेत्र के 6-7 किलोमीटर के पट्टी के आसपास बिछी हुई रहती है। इस क्षेत्र में पाई जाती हैं जहाँ जहाँ धान, जूट और गन्ना की खेती बहुत ही अच्छी होती है। और इस क्षेत्र में आपको हमेशा पानी की अत्यधिकता मिलेगी, जिसके कारण जूट की खेती बहुत ही यहाँ आसान हो जाती हैं। टाल मिट्टी आपको गंगा के बगल के क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो 8 से 10 किलोमीटर के पट्टी के आसपास बिछी होती हैं, जो आपको बाढ़ से लेकर के पटना, भागलपुर के क्षेत्र के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में बहुत ही खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती हैं और टाल मिट्टी आपको दक्षिण बिहार में बिहार के क्षेत्र में इसकी अत्यधिकता मिलती है। और इस क्षेत्र में आपको रबी फसल की बहुत ही अच्छी खेती होती है, जिसमें दलहन सर्वाधिक होता है। और खरीफ फसल इसलिए यहाँ नहीं हो पाती है क्योंकि खरीफ फसल के समय यहाँ पे बहुत ही अधिक पानी इस क्षेत्र में लगा हुआ रहता है, जिसके कारण यहाँ पे खरीफ के समय आप कोई भी फसल उगाना आसान नहीं रहता है। इसके आगे हम लोग एक करेल केवाल मिट्टी आती है, जिसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जो बहुत ही अधिक उपजाऊ होती हैं। और ये दोनों रबी और खरीफ फसल दोनों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। पटना से भागलपुर तक के इस क्षेत्र में ये फैली हुई होती हैं। और इसमें जो करेल केवाल मिट्टी होती है, जिसमें जल सूखने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है जो आप याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बनता है हमेशा कि बिहार की वैसे कौन सी मिट्टी है जहाँ पे जिसमें जल सूखने की जो काली मिट्टी जिस तरह दरार बनाती है और जल सूखने में सर्वाधिक है, उसी तरह करेल केवाल मिट्टी एक काली मिट्टी के रूप में ही है, जो आपको पानी सूखने में, जल सूखने में इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। और ये बहुत ही उपजाऊ होती है, जो आपको ये गया के साइड में गया, पटना, मुंगेर, पूर्णिया, बक्सर, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग मैप के थ्रू से आपको दिखाएंगे। उसके बाद आती है लाल बलुई मिट्टी, जो कम उपजाऊ होती है, जिसमें आपको लाल इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा अधिक होती है। और ये कैमूर के पहाड़ के क्षेत्र के आसपास पाया जाता है, जिसमें आपको देखिएगा मोटे अनाज की अत्यधिक उपज होती है इस क्षेत्र में। इसको हम आपको एक मैप के अनुसार से इस चीज़ को हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। यहाँ देखेंगे आपको जैसे कि ड्रॉ कर दिया गया है, और इसमें आपको बिहार की मिट्टियों का पूरा विभाजन समझ में आ जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ इस पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में आपको हम पर्वतीय मिट्टी आपको ये मिलेगा यहाँ पे। और ये जो बलुई मिट्टी है, ये बलुई मिट्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपको इस क्षेत्र में मिलता है, जो आपको बांका साइड का क्षेत्र है। और इसमें आपको बलुई मिट्टी का सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। और दलदली मिट्टी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो ये मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इस सारे जो क्षेत्र हैं, सुपौल, यहाँ पे आपको दलदली मिट्टी मिल जाएगा। और इसी क्षेत्र से यहाँ तक, एक मिनट में अच्छा से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको तराई मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक 6-7 मीटर के पट्टी में पाया जाता है। यहाँ आपको तराई मिट्टी देखने को मिलेगा। खादर मिट्टी आपको यहाँ आपको ये ड्रॉ किया हुआ दिख रहा होगा। ये आपको खादर मिट्टी जो गंगा के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। और ये बांगर मिट्टी जो इस क्षेत्र में आपको मिलेगा। लगभग खादर और बांगर मिला दीजिए तो लगभग बिहार के 80 से 90% क्षेत्र में इन दोनों का विस्तार देखने को आपको मिलेगा। लाल पीली मिट्टी भी आपको आयरन, इसमें भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। और यहाँ भी मोटे अनाज की
मोटे अनाज ही उपजाऊ हैं, मोटे अनाज के लिए ही ये उपजाऊ होते हैं। और इसको ही बलसुंदरी मिट्टी या आप एक कगारी मिट्टी के नाम से सुने होंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बलसुंदरी मिट्टी या कगारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी को ही बोलते हैं। इसको मैं नहीं लिख पाया तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि लाल पीली मिट्टी को ही बलसुंदरी मिट्टी या कगारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेटराइट मिट्टी एक प्रकार की ये भी, इसमें आपको पत्थर और इसमें भी आपको पत्थर और कंकड़ की मात्रा मिलती है लेटराइट मिट्टी में, जो आपको इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा होगा। ये क्षेत्र जो सिवान के क्षेत्र में है, सारण और गोपालगंज के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ आपको लेटराइट मिट्टी की अधिकता मिल रही होगी। काली मिट्टी तो आपको यहाँ इस क्षेत्र में काली मिट्टी जो सोमेश्वर श्रेणी और इस श्रेणी में आपको, इस दोनों श्रेणी में आपको काली मिट्टी की क्षेत्र पाई जा रही होंगी। तो ये काली मिट्टी की क्षेत्र है। और लाल बलुई मिट्टी आपको इस तीनों क्षेत्र में, जो यहाँ बांका रोहतास का क्षेत्र है, और ये आपको नवादा का क्षेत्र है, और ये आपको जमुई के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि ये लाल बलुई मिट्टी का विस्तार यहाँ पे हुआ है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं होगा तो एक दो बार और इस वीडियो को देखेंगे। आगे हम लोग बिहार के जलवायु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार के जलवायु में लगभग एक क्वेश्चन हमेशा हर एक पीटी में इम्पोर्टेंट रहता है, जिसमें आप देखे होंगे कि कोपेन के जलवायु के कोपेन का अनुसार से हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि बिहार का जलवायु जो है वो कोपेन के अनुसार से कैसा विभाजन है, किस प्रकार से उसको किस वर्ग में रखे हैं। तो वो CWG ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको हमेशा कि CWG में कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार से CWG में बिहार के जलवायु को रखा गया है। और इस बिहार का जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय या मानसूनी, इसमें भी मानसूनी जलवायु होती है। और इसमें भी 3 प्रकार के आपको मिलेंगे, जो भारत में पाए जाते हैं जलवायु सामान्यतः उसी प्रकार का जलवायु बिहार में भी पाया जाता है। यहाँ औसत वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलता है बिहार में। और इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से, वर्षा को हम लोग देख लेंगे कि इस क्षेत्र में इस चीज़ को हम अगर देख लेते हैं बहुत अच्छे से और याद कर लेते हैं, तो हमको बिहार के खनिज पदार्थ और बिहार के फसलों के बारे में जानकारी और मौसम, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मैप के अनुसार, मैप याद होने से आपको याद हो जाएंगे। जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे कि 160 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा होने वाले क्षेत्र है वो किशनगंज और पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है। इस तथ्य से आपको एक चीज़ आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर 160 सेंटीमीटर से अधिक केवल 2 क्षेत्र में बारिश होती होगी, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा इन्हीं 2 क्षेत्रों में से किसी एक में हो रही होगी। तो बिल्कुल ये आपको इसी प्रकार से याद रखना है कि 160 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा है केवल 2 जगह, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में होती है, और सर्वाधिक वर्षा आपको किशनगंज में ही बिहार में होती है। 140 से 160 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा है वो आपको इस क्षेत्र में आपको मिलेगा, जो आपको मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में आपको इतना वर्षा देखने को मिलेगा। 120 से 140 सेंटीमीटर के आसपास का वर्षा आपको इस क्षेत्र में, ये आपको ये जो क्षेत्र हो गया आपको रोहतास हो गया, अरवल, जहानाबाद, गया तो सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा गया के आसपास के ही क्षेत्र में होती है। तो ये हो गया आपको अरवल, रोहतास, भोजपुर के क्षेत्र में। यहाँ पे आपको लगभग 120 से 140 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा होती है। 100 से 120 के आसपास के क्षेत्र में आपको पटना भी इसी क्षेत्र में आ जाएगा। आपको बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, नालंदा,
इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में आपको 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा आपको देखने को मिलता है, जो है औरंगाबाद, गया और जमुई के क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे न्यूनतम बिहार में वर्षा इन्हीं तीनों क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो आप बिल्कुल सही है कि इसी तीनों क्षेत्र में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। तो थैंक यू दोस्तों। अब इससे आगे मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, और ज्योग्राफी के 3 से 4 वीडियो में हम लोग बिहार की ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे, जो इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और फिर हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक को देखेंगे बिहार से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।